डियर स्टूडेंट्स, हमने राज्य सरकार के बारे में चर्चा कर ली थी और राज्य सरकार के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि पिछले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल क्या क्या कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आज अब जो है नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है आपके स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन एक अलग सेपरेट चैप्टर है आपके स्थानीय स्वशासन। इसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे प्राचीन समय में भी जो है, चाहे मौर्य काल हो, चाहे मुगल काल हो, या जो है आपके गुप्त काल हो, वहाँ पर स्थानीय शासन को के लिए अलग से व्यवस्थाएं होती थी। यानी स्थानीय शासन के लिए कोई न कोई प्रतिनिधि अवश्य होता था। ठीक है, और स्थानीय शासन का मतलब हमारा शासन हमारे हाथ में हो। स्थानीय रूप से ऐसे प्रतिनिधि हो जिसको हम चुने या जो वंशानुगत रूप से चुने हुए हो, और वो एक स्थानीय स्तर के कार्यों को देखता हो, स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं करता हो, सड़कें हैं, यातायात सुविधाएं हैं, या अन्य जो व्यवस्थाएं करता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के मुख्य रूप से अगर बात करें तो जब देश भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद संविधान निर्माताओं ने इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। तो स्थानीय स्वशासन के दो स्तर होते हैं, एक ग्रामीण स्तर और एक शहरी स्तर या नगरीय स्तर। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के दो स्तर कह सकते हो आप, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और दूसरा नगरीय कह दो या शहरीय कह दो, शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि हम बात करेंगे आगे कि भारत में 1959 में पंडित नेहरू ने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ऐसी कोई स्थानीय स्वशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बाद कई समय पर कई ऐसी समितियां बनी जिन्होंने इस बात पर फोकस किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय लोगों का जो शासन है वो स्थानीय लोगों के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि एक गांव की समस्या क्या है वो गांव का व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है, न कि राजधानी जयपुर में या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है, राजधानी में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे गांव की क्या समस्या है वो उसको हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, राजधानी में बैठे व्यक्ति को नहीं। इसलिए ये माना जाता है कि गांव का शासन गांव के लोगों के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपनी खुद समस्याओं को जाने और उन समस्याओं का समाधान भी वो स्वयं ही करें। इसीलिए स्थानीय शासन की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन किया गया था 1957 में कि भाई स्थानीय स्वशासन का स्तर कैसे होना चाहिए, किस तरह उसको लागू किया जाना चाहिए। तो उसकी सिफारिश करने के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन 1957 में इन्होंने अपने रिपोर्ट दी थी। 1957 में इन्होंने इसका गठन किया गया जिसने माना था कि पूरे भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था?
त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरुआत करने की जो है उन्होंने सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कौन से स्तर की सिफारिश की थी कि 3 स्तर होने चाहिए। स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी कि भाई स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर होने चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी सिफारिश इन्होंने की थी। ठीक है, और जब इस सिफारिश को लागू करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने पूरे भारत में इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करना था, उन्होंने सहमति दे दी थी। इसलिए पूरे भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार आता भी है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पर हुई थी और किसने की थी। ठीक है, तो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तात्कालिक प्रधानमंत्री। कहाँ से हुई थी? नागौर राजस्थान। तो नागौर राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि सबसे पहले पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर राजस्थान से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चूँकि शुरुआत तो यहाँ पर हो गई थी नागौर राजस्थान में, उसके बाद इसको कुछ आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया। ठीक है, दूसरी बात उसके बाद कुछ समय के बाद, लेकिन और धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में भी पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके अलग स्तर थे और इसका जो कार्यकाल भी वो भी अलग अलग था, इनकी शक्तियों में भी भिन्नता थी। ठीक है, तो इनका कार्यकाल, चुनाव का तरीका और इन सब चीज़ों में भिन्नता थी। कहीं पर 2 साल का कार्यकाल था, कहीं 4 साल का था। इसके अलावा उनमें जो है चुनाव भी अलग अलग तरीके से होते थे। तो इनमें एक रूपता नहीं थी। पूरे भारत में जो पंचायत राज व्यवस्था अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय पर शुरू की थी, तो उनमें एक रूपता का अभाव था। एक रूपता कैसे नहीं थी? न तो उनके कार्यकाल में एक जैसी समानता थी, न उनमें जो है चुनाव का तरीका में एक जैसा थी। कहीं पर डायरेक्ट जनता चुनती थी तो कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, 3 स्तर तो थे, लेकिन उन पूरे भारत के जो राज्यों में अलग, इनमें एक रूपता का अभाव था। इसीलिए बाद में जो है संविधान में संशोधन करके और पंचायती राज व्यवस्था को जो है 72वां और 73वां संविधान संशोधन करके और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। बाद में हम पढ़ेंगे इसको। तो अब तक हम बात कर रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय स्तर पर शासन स्वयं के हाथ में होना। स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर, एक गांव ग्रामीण स्थानीय शासन और एक नगरीय या शहरी स्थानीय शासन। ये 2 प्रकार के 2 स्तर के होते हैं। गांव का अलग प्रशासन होता है, शासन अलग होता है, शहरों का अलग होता है। ठीक है, 1957 में सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की थी और उसको तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सबसे पहले नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो पूरे भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन उनमें एक रूपता का अभाव था। नियमित चुनाव नहीं होते थे, कहीं 5-5 साल से होते, कहीं 7 साल से होते, कहीं 3 साल से होते। चुनाव का तरीका अलग था और जो है चुनाव करने का जो तरीका अलग था। ठीक है, कार्यकाल में अनिश्चितता थी, कार्यकाल कभी चुनाव होते नियमित रूप से, कभी नहीं होते। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नियमित चुनाव नहीं होते थे, इसलिए बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर केवल शुरुआत करती थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन
अब हम बात करेंगे कि समय समय पर इसमें सुधार होते गए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी थी उसको लागू किया गया। उसके बाद इस पंचायत राज स्थानीय स्वशासन में सुधार के लिए समय समय पर कई और सिफारिशें आई, कई और अलग अलग समितियों का गठन किया गया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित समितियां। समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कई समितियां बनी। तो सबसे पहली समिति तो आपने पढ़ ली है, कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति को आपने पढ़ लिया है। बलवंत राय मेहता समिति जिसकी सिफारिशों को पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, वो 1957 में गठित हुई थी और 1959 में उनकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज की कौन सी स्तर की शुरुआत की थी, सिफारिश की थी? तो वो थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की। ठीक है, उसके बाद और पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए एक और समिति का गठन हुआ जिसको बोलते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इसका गठन हुआ था 1977। जब जनता दल की सरकार आई थी तब उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था में शुरुआत करने के जो है सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए निम्न सिफारिशें दी थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें दी थी? तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को हम पढ़ते हैं। नंबर 1, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर अंतर है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति में अंतर क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात सिफारिश की थी कि 3 स्तर होने चाहिए, ग्रामीण स्थानीय शासन के 3 स्तर होने चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ग्राम पंचायत, बीच मध्य स्तर पर पंचायत समिति और उच्च स्तर पर जिला परिषद। 3 स्तरीय सिफारिश की थी, लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा कि भी 3 स्तर नहीं होने चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए। ठीक है, तो द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी कि पंचायत राज में 2 स्तर होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने अपनाया, इस प्रणाली को अपनाया जिसमें ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें होनी चाहिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने तो कौन, आगे पढ़ेंगे अपन, बलवंत राय मेहता समिति ने तो कहा था कि 3 स्तर होने चाहिए। 3 स्तर बताए थे उन्होंने, कौन कौन से? सबसे निम्न स्तर पर होनी चाहिए ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर होनी चाहिए पंचायत समिति या मंडल पंचायत कह सकते हो उसको, या तालुका कह सकते हो। ठीक है, पंचायत समिति, और सबसे उच्च स्तर पर होनी चाहिए जिला परिषद। ठीक है, ये 3 स्तर बताए थे उन्होंने। निम्न स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत। मध्य स्तर पर क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति। और उच्च स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्रामीण पंचायत राज में उच्च स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो 3 स्तर की बात कही थी, जबकि अशोक मेहता समिति ने कहा था कि 2 स्तर होने चाहिए। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था कि जो ग्राम पंचायत है उस स्तर को हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है, उसके जगह क्या होना चाहिए? मंडल पंचायतों का गठन किया, यानी 2, ये ऊपर वाले 2 स्तर होने चाहिए। कौन कौन से? कि मंडल पंचायत और उसके बाद जिला परिषद, 2 स्तर होने चाहिए। ग्राम पंचायत जो है स्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके मंडल 1, कई गांवों को मिलाकर के मंडल बना दिया जाए, और जिला परिषद 2 स्तर होने चाहिए। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने माना था कि इस प्रणाली का अपनाया जाए जिसमें ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतों का गठन होना
चाहिए। अशोक मेहता समिति ने क्या था कहा था कि ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतों का गठन होना चाहिए, यानी ग्राम पंचायत ये जो निम्न स्तर है वो नहीं होने, 2 स्तर होने चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद। ठीक है। दूसरी सिफारिश, तो एक तो सिफारिश ये की थी कि 2 स्तर होने चाहिए पंचायत राज व्यवस्था के, एक मंडल पंचायत और एक जिला परिषद। नंबर 2 दूसरी सिफारिश की थी कि पंचायत राज व्यवस्थाओं के चुनाव, पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिए। दलीय आधार, दल के आधार पर होने चाहिए। बीजेपी कांग्रेस जिस तरह मंडल पंचायत वो होता है ना, मंडल के जिला परिषद हो गए, ग्राम पंचायत स्तर पर दल के आधार पर नहीं होते, कोई भी किसी भी दल को जो है आधार पर खड़ा हो सकता है। इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं होता सरपंच वार्ड पंचों के चुनाव। ठीक है। जबकि अशोक मेहता समिति का मानना था कि इनके जो चुनाव है वो किस आधार पर होने चाहिए, दलीय आधार पर होने चाहिए, दल होने चाहिए। इसमें भी बीजेपी कांग्रेस होना चाहिए, सरपंच वार्ड पंचों में, इनके चुनाव में भी जो है दल सरकार बनाए, जैसे केंद्र में बनाती है ना संसद, केंद्र में बनाती है राज्य सरकार, दलीय आधार पर चुनाव लड़ती है, जिस दल को बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाती है। भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैसे चुनते हैं, दलीय आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार मध्य स्तर पर, उच्च स्तर पर भी दलीय आधार पर चुनाव होते हैं, लेकिन निम्न स्तर पर जो है वो दलीय आधार पर नहीं होते हैं। वार्ड पंचों सरपंचों के चुनाव जो है वो दलीय आधार पर नहीं होते हैं। जबकि अशोक मेहता समिति ने कहा था, अपनी सिफारिश में ये कहा था कि ये जो चुनाव होते हैं वो दलीय आधार पर होने चाहिए, अर्थात इनमें दलों के आधार पर सरकारें बननी चाहिए। ठीक है। नंबर 3, पंचायत राज व्यवस्थाओं में एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, वह महिला वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पहले ये नहीं होता था, हालांकि 73वें संविधान संशोधन से इनको भी आरक्षण दे दिया गया, लेकिन इससे पहले महिलाओं को या एससी एसटी को जो है इन संस्थाओं में आरक्षण नहीं था, कोई भी खड़ा हो सकता था, आरक्षण नहीं था। वर्तमान में तो है। तो एससी और एसटी इस सिफारिश को बाद में मान लिया गया, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इनको स्वीकार कर लिया गया, और आज वर्तमान में हम कह सकते हैं इन संस्थाओं में एससी और एसटी और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ही जो है इस सिफारिश को अशोक मेहता समिति ने कहा था कि एक तो चुनाव इनके दलीय आधार पर होने चाहिए, और एससी और एसटी वर्ग को जो है आरक्षण और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 5, चौथा जो है वो है आपके पंचायत राज व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती है, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी इनको भी जो है इनमें भूमिका रोल दिया जाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है भाई। तो ये अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित हुई थी, उन्होंने चार सिफारिशें प्रमुख रूप से दी थी, और भी कई सिफारिशें दी थी, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण 4 सिफारिशें हैं कि एक जो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तर बताए, जो 3 स्तर बताए, तो उसके स्थान पर उनका मानना है कि 2 स्तर होने चाहिए, नीचे का जो स्तर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हाँ हाँ बोलो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। आप कौन हो?
मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चौथा जो है, पंचायत राज व्यवस्थाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए। इसका मतलब महिलाओं को, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं 10-15 व्यक्ति मिलकर के और एक स्वयंसेवी संस्था का निर्माण करते हैं, तो उनकी भूमिका भी इन चुनाव में होनी चाहिए। तो ये 4 जो है सिफारिशें इन्होंने दी थी। इसके अलावा SC/ST वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये भी सिफारिश इन्होंने दी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का 1977 में। ठीक है। नंबर 3, तीसरी जो सिफारिश दी थी वो थी GVK राव समिति। इस समिति का गठन हुआ था 1985 में। फिर और सुधार करने के लिए पुनः कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन्होंने भी पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत जो है सुधार करने के लिए, क्योंकि अभी भी वही समस्याएं आ रही थी, नियमित चुनाव नहीं हो रहे थे, अलग अलग भिन्नताएं थी उनके कार्यकाल वगैरह को लेकर के। तो इसलिए 1985 में फिर एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था GVK राव समिति, जो 1985 में गठित हुई थी। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी थी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। GVK राव समिति की जो प्रमुख सिफारिशें क्या थी। नंबर 1, ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अधिक वित्तीय स्वायत्तता, अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। देखिए, वर्तमान में हम कह सकते हैं, या शुरुआत में जो है, इन पंचायत राज संस्थाओं को अपने खर्चे के लिए केंद्र और राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था कि राज्य सरकार जो है वो उनको अनुदान देगी और उसी के आधार पर ये अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक है। गांव में कोई भी विकास कार्य करना है तो इनको किस पर निर्भर रहना पड़ता था? इन समितियों को निर्भर रहना पड़ता था राज्य सरकारों पर, कि राज्य सरकार उनको अनुदान देगी, उनके खुद के अपने पास आय के साधन नहीं थे। इसलिए इस समिति ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायतें होती है उनको अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए, अपनों को स्थानीय कर लगाने की छूट दी जानी चाहिए और वो अपनी आय खुद एकत्रित करें। इस प्रकार के टैक्स लगाने की छूट इनको दी जानी चाहिए ताकि गांव के विकास के लिए वो अपना जो है खर्च खुद कर सकें, उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ठीक है। तो ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि वो आय के साधन खुद इकट्ठे कर सकते हैं, उन्हें कर लगाने की छूट दी जाए ताकि कुछ करों के माध्यम से जो आय इकट्ठी होगी उनको वो अपने स्तर पर खर्च कर सकें। तो एक तो ये दी थी। दूसरी सिफारिश दी थी कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। देखिए, वर्तमान में इस राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। ठीक है, वर्तमान में तो है, लेकिन पहली बार जो है इस सिफारिश को सबसे पहले देने वाली थी GVK राय समिति। ठीक है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी समिति होनी चाहिए, एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो क्या करे कि राज्य सरकारों को जो है आय और वित्तीय साधनों के लिए जो है इनको सिफारिश करें कि गाँव स्थानीय स्वशासन पर जो खर्च किया जाता है वो किस तरह किया जाना चाहिए, कितना उन्हें अनुदान दिया जाना चाहिए, और इस अनुदान को देने के लिए एक आयोग बनाया जाए, एक समिति बनाई जाए और उस आयोग का नाम रखा जाए राज्य वित्त आयोग। तो वर्तमान में तो राज्य वित्त आयोग है जिसका मुख्य कार्य क्या है, पंचायत राज व्यवस्थाओं को अनुदान जो दिया जाता है उसकी सिफारिश करना। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए और इस आयोग को ये काम सौंपा जाना चाहिए कि वो सरकार को सलाह दें कि भाई सरकार को जो है इन स्थानीय स्वशासन के लिए किस प्रकार आय का आवंटन किया जाए, उनको कितना खर्चा आय दी जाए। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन की सिफारिश सबसे पहले कौन सी समिति ने दी थी? GVK राव समिति ने।
कौन सी समिति ने दी थी? GV राव समिति ने। ठीक है। और तीसरी सिफारिश, इन संस्थाओं का कार्यकाल, स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 5 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष का किया जाना चाहिए। GV राव ने तीसरी महत्वपूर्ण GV राव समिति ने तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश की थी कि स्थानीय संस्थाओं का जो कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष ही होता है, तो इन्होंने कहा था कि 5 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष इनका कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव में खर्चा होता है, इसलिए उस खर्चे को कम करने के लिए 8 वर्ष तक एक जो इस प्रतिनिधि है उसका कार्यकाल 5 वर्ष न होकर के कितना वर्ष होना चाहिए? 8 वर्ष रखा जाना चाहिए। तो इन संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष रखने की सिफारिश किसने दी थी? GV राव समिति ने। ठीक है। तो इनमें से कौन सी सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया? इस GV राव समिति की जो है, एक तो ये वित्तीय स्वायत्ता दी जानी चाहिए, 73वें संविधान संशोधन में इनको अधिक स्वायत्ता दी गई है, और एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, इस सिफारिश को भी मान लिया गया। ठीक है। तो मुख्य रूप से 3 सिफारिशों जो है, और भी कई सिफारिशें थी, उसमें से मुख्य सिफारिशें 3 हैं GV राव समिति की। ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए, एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, और स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके कितना किया जाना चाहिए? 8 वर्ष किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। तीसरी जो है सिफारिश थी GV राव समिति 1985। चौथी जो सिफारिश थी, चौथी जो समिति थी पंचायत राज व्यवस्था में सुधार के लिए, वो थी LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी समिति। इसका गठन किया गया था 1986 में। ठीक है। देखिए, LM सिंघवी समिति ये प्रतिनिधि भी थे एक, तो इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी थी? तो इनमें से महत्वपूर्ण कई सिफारिशें दी थी, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश थी जिसको बाद में स्वीकार कर लिया गया, वो एक थी कि नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, को संवैधानिक दर्जा। यानी अभी तक संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था इनका। ठीक है। तो इन संस्थाओं को, इसलिए तो नियमित चुनाव नहीं होते थे, राज्य सरकार पर दबाव नहीं था, कार्य का न नियमित चुनाव होते थे, न उनका तरीका अलग था, सब एक रूपता नहीं थी, इसलिए उनको एक रूपता लागू करने के लिए, राज्य सरकारों को बाध्य करने के लिए LM सिंघवी समिति ने दिया था कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, अर्थात इन संस्थाओं का संविधान में उल्लेख किया जाए। इसलिए तो बाद में 73वां संविधान संशोधन करके इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान में उल्लेखित किया जाना चाहिए, संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी जिसको बाद में मान लिया गया, और 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन करके 73वां और 74वें संशोधन को हम पढ़ेंगे, तो ये करके और इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सिफारिश किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ठीक है। तो हालांकि इस सिफारिश को स्वीकार भी किया गया और सरकार ने तुरंत मानते हुए इसको लिए 64वां संविधान संशोधन किया था, लेकिन वो संशोधन लागू नहीं हो पाया था। ठीक है। तो इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ठीक है भाई। तो इस तरह हमने आज 4 समितियों का अध्ययन कर लिया था। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका मानना था कि पंचायत राज के 3 स्तर होने चाहिए। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि 2 स्तर होने चाहिए, 1977 में गठित हुई थी ये। GV राव समिति ने कहा था कि इनको अधिक वित्तीय स्वायत्ता दी जानी चाहिए। ठीक है। और
एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, कार्यकाल इनका 8 वर्ष होना चाहिए। और अंतिम में लक्ष्मीमल सिंघवी इनकी जो अन्य सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये समय समय पर गठित पंचायती राज व्यवस्था के सुधार करने के लिए गठित समय पर गठित समितियां हैं, और भी कई समितियां बनी जिनको हम आगे पढ़ेंगे, और उन्हीं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार किए गए। किसी की को एक सिफारिश को माना गया, किसी को 2 को माना गया। ठीक है, और कौन सी समितियां थी उनको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।